गौरी मिश्रा के पुनर्जन्म की सच्ची कहानी आज आपके सामने मैं लेकर आई हूँ। एक ऐसी महिला जो बेहद ही परेशानियों से जूझती है और वो पिछले जन्म में एक ऐसी जगह पर गुमनाम हो जाती है जिसको कोई नहीं जान पाता। लेकिन कहते हैं जिसको कोई नहीं जानता उसे भगवान जानता है और वो दूसरा जन्म लेती है। दूसरा जन्म लेने के बाद जिसने उसे मारा उनको सजा दिलवाती है। आइए जानते हैं किस तरीके से ये होता है। हालांकि हमारा जो कानून है वो पुनर्जन्म को नहीं मानता, ना ही पुनर्जन्म की गवाही को मानता, लेकिन वो जो लड़की जब दूसरा जन्म लेती है तो वो सभी के सामने सभी का काला चिट्ठा इस तरीके से खोल कर रखती है कि गवाह और सबूत अपने आप बनते चले जाते हैं। नमस्कार, मैं महक चौधरी आज आपके सामने फिर से पुनर्जन्म की कहानी लेकर आई हूँ, जो कि एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक लड़की जन्म लेती है, जिस लड़की का बड़ी लाड चाल से नाम रखा जाता है गौरी मिश्रा। वो मिश्रा परिवार में होती है, जिनका खेत काम का जो काम था, खेत खलिहानों में वो काम किया करते थे, अनाज उगाते, फसल उगाते और उसे बेचा करते, और तब उनके घर की जो दिनचर्या है वो चल पाती थी। उस घर में जब वो जन्म लेती है तो बहुत खुशियां मनाई जाती हैं, क्योंकि कई पीढ़ियों से एक भी बेटी उस परिवार में नहीं थी। सभी को लड़के होते। अब इस परिवार में जो पहला जो ये गौरी मिश्रा है, इसका पिता कहता है कि मुझे पहली बेटी होनी चाहिए, क्योंकि हमारे किसी भी परिवार में अब तक कितनी पीढ़ियां गई, कोई भी लड़की नहीं है। भगवान से वो दुआ मांगते हैं, भगवान को के नाम पर लोगों को वो खाना खिलाते हैं। एक तरह से आप भंडारा कह सकते हो। हमारे यहाँ तो भंडारा जब करते हैं तो उसमें खीर, पूरी और सब्जी बनाई जाती है, और इस तरीके से लोगों को मंदिर में या फिर कोई अपने घर से करता है जो जगह रखकर उनको बुलाकर उन्हें खाना खिलाया जाता है, और भगवान का कीर्तन गाया जाता है, भगवान की आराधना की जाती है। उसके बाद सारा प्रसाद सभी में बांटा जाता है। वैसा ही जो गौरी मिश्रा है उसका पिता करता है, और वो बहुत अच्छा प्रसाद बनवाकर सभी को बंटवाता है। और फिर उसके घर में एक बेटी जन्म लेती है जिसका नाम वो गौरी रखते हैं। गौरी गड़े बड़े ही प्यार से पालते हैं वो, और बहुत प्यार करते हैं उस पर। वो भी उस प्यार को पाकर बहुत खुश रहती है, लेकिन भीतर ही भीतर उसको एक कशिश थी, क्योंकि उसे अपना पिछला जन्म याद था। जब वो 3 से 4 साल की हो जाती है तो वो अपने पिता के साथ अपने खेतों पर जाती है। तो वो देखती है जहाँ पर पिछले जन्म में उसे दफनाया गया था, वो जगह वहीं पर है। वो बार बार अपने पिता से कहती है कि बाबूजी, यहाँ पर मैं गड़ी हुई हूँ, यहाँ पर मेरा शरीर है। तो उसका पिता हंसते हुए टाल देता, कहता बेटा, ये तुम्हें किसने बता दिया? तुम तो जीती जागती मेरे सामने हो, तुम साक्षात मेरे सामने खड़ी हो, तो तुम यहाँ पर कैसे इसके अंदर हो सकती हो? इस जमीन के अंदर तुम कैसे हो सकती हो? बच्ची बहुत छोटी थी तो पिता उसकी बात पर विश्वास नहीं करता है, और उस बात को हंसी में टाल देता है। लेकिन अब वो बच्ची जब अपने घर आती है तो वो अपनी माँ से भी इसी बात की रट लगाया करती, जो उन सब के प्यार को देखकर बहुत खुश हुआ करती। अब वो गुमसुम रहने लगती है, क्योंकि उसको पिछले जन्म की पूरी तरीके से अब याद आ चुकी थी। जब वो छोटी थी तो उसे बस ऐसा महसूस होता था कि उसे कोई पकड़कर किसी गड्ढे में डाल रहा है, उसके आभूषण उसे छीन रहा है, और वो बचाव की गुहार लगा रही है, लेकिन कोई भी उसे बचाने वाला नहीं आता है। अब वो बचपन से इन चीज़ों को महसूस करती थी, लेकिन अब वो उस जगह को देख लेती है तो अब उसका जो शक था वो यकीन में बदल जाता है। और शाम के वक्त वो अपने पिता और अपनी माँ और अपने दादा दादी के साथ बैठती है, और कहती है कि मुझे अपने शरीर को निकालना है, मेरा अंतिम संस्कार नहीं हुआ था, मैं हिंदू धर्म में मेरा जन्म हुआ और लोगों ने मुझे गाड़ दिया था, वो भी मुझे जिंदा दफन कर दिया था। मेरा अंतिम संस्कार होना चाहिए, और जिन लोगों ने मुझे मारा है उनको सजा मिलनी चाहिए। माता पिता कहते हैं बेटा, ऐसे कैसे हम उन्हें जान सकते हैं, कहाँ पर वो होंगे, क्या हुआ होगा, हमें कुछ भी नहीं पता। तो वो बच्ची कहती है, गौरी मिश्रा अब इन बातों को जब बताती है, अपने परिवार से बात करती है, तो अब लगभग वो 4 साल की हो चुकी थी। वो साफ साफ बोलने लगी थी, और वो अपने पिछले जन्म की सारी बातें बताती है। वो गांव के एक जसवंत सिंह का नाम लेती है। माता पिता से कहती है, क्या आप लोग जसवंत सिंह को जानते हो? उस गांव में बहुत ही बड़ा जमींदार हुआ करता था। उसकी इकलौती बेटी थी, जिस बेटी का नाम
जगीरानी था। ये नाम सुनते ही माता पिता हैरान हो गए, क्योंकि उस लड़की का कोई भी नाम नहीं लेता था गांव में। जब वो लड़की गायब हुई थी तो कुछ लोग कहते थे किसी के साथ भाग गई, क्योंकि उसने गहने पहने हुए थे और वो अपने पिता को धोखा देकर भाग गई है। उसका पिता कहता है नहीं, मेरी बेटी कहीं नहीं भागी है, उसके साथ कुछ अनर्थ हुआ है, लेकिन वो साबित नहीं कर पाता है। वो पिता आज बहुत बुजुर्ग है, वो किसी से बात तक नहीं करता है। वो पिता आंगन में चुपचाप बैठा रहता है। और अब जो इसका इस जन्म का पिता था वो जान चुका था। वो बताती है कि जगी रानी मैं ही हूँ। मैं जब अपने पिता के से मिलने के लिए खेत पर गई थी, आमतौर पर हमारे घर के लोग खाना ले जाया करते, लेकिन उस दिन चाव चाव में मैं खाना लेकर गई थी और मैंने बहुत सारे गहने पहने हुए थे। और जब मैं खाना लेकर जा रही थी तो जो आपका अब वाला खेत है, इसी से सटी हमारे भी खेत की मैंड है, और यहीं से मैं जा रही थी। यहीं पर 4 लोग आते हैं, जो लोग नकाब पहने हुए थे, और वो लोग कहते हैं कि लूट लो इससे जो लूटा जा सके, बहुत सारे गहने हैं। वो सभी मुझ पर टूट पड़ते हैं। महज उसकी उम्र उस समय 16 साल थी, और वो उसके सारे गहने उससे छीन लेते हैं, और वहीं पर उसके साथ बहुत गलत करने के बाद उसे जिंदा, जब वो बेहोशी की हालत में थी, तो उसी गड्ढे में दाब देते हैं। जब वो उसे दफना रहे थे तो वो कह रहे थे कि जल्दी करो, इसके पिता को पता नहीं चल जाए, नहीं तो हमारी सालों पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी। ये बात वो सुनती है तो ये बहुत हैरान होती है, और उसी में वो दफन हो जाती है। अब ये चीज यहाँ तक उसे पता था, और अब वो अपने पिता से मिलना चाहती है। उसका पिता इस बात को सुनता है, इस जन्म वाला पिता, और अब उस बेटी को उसके उस जन्म वाले पिता से मिलाने के लिए लेकर जाता है। आमतौर पर गांव में ऐसा होता है, गांव अलग अलग होते हैं लेकिन खेतों की जो मैंडे हैं, जो खेत हैं, वो जुड़े हुए होते हैं। सभी के खेत टच में होते हैं, कहते हैं सिमाना टच में है, जैसे बॉर्डर कह सकते हो आप। गांव के जो एक दूसरे के खेत हैं वो एक दूसरे के आसपास होते हैं। अब इसे उस दूसरे गांव में ले जाया जाता है। उस गांव में जाकर इससे पूछा जाता है क्या तुम अपने घर को जानती हो। बिना किसी के बताए ये अपने घर पहुंचती है। घर जाकर देखती है जो इसका पिता बहुत ही बुजुर्ग हो चुका था, जो किसी से भी बात नहीं करता था, दिन रात अपनी बेटी को याद करता रहता था। उस लड़की का जो माँ है, जो कि जगी रानी थी पिछले जन्म में, उसकी माँ इस दुनिया में नहीं है। भैया भाभी हैं, वो अपने काम काज में लगे हुए हैं, लेकिन पिता है वो इसी बात को याद करता रहता, आखिरकार मेरी बेटी के साथ क्या हुआ होगा। उस समय पर उसने रिपोर्ट भी दर्ज कराई थी, लेकिन उसे कहीं भी ना मिलने की वजह से वो केस वहीं पर बंद हो गया था। अब वो बच्ची आती है, आने के बाद वो अपने पिता से मिलती है। पहली बार बच्ची जब पिता के पास आती है तो पिता देखकर कहता है बेटा तुम कौन हो, मुझे साफ साफ दिखाई नहीं देता। तभी वो कहती है बाबूजी मैं आपकी बेटी जगी रानी। वो जगी रानी का नाम सुनते ही चहक जाता है, कहता है बेटा आ गई तुम, मुझे तुम्हारा इंतजार था। तुम्हें पता है कब से मैं तुम्हारी राह तक रहा था। वो बहुत छोटी थी, लेकिन जब उसकी बेटी खोई थी तो वो बहुत बड़ी थी। लेकिन वो बातें बिल्कुल हूबहू अपनी तरह करती थी जैसा वो पिछले जन्म में करती है। इन बातों को वो सुनता है और वो वाकई में मान लेता है कि तुम मेरी ही बेटी हो। उससे पूछता है कि तुम कैसे गायब हुई, तो वो सारा वाकयांश बताती है। साथ ही साथ वो बताती है कि बाबूजी, जब लास्ट समय में वो मुझे दफना रहे थे तो मुझे एक आवाज़ सुनाई दी थी कि इसके पिता को पता ना चल जाए, नहीं तो हमारी जो दोस्ती है, सालों पुरानी दोस्ती टूट जाएगी। ये बात सुनकर पिता समझ जाता है। दरअसल उस पिता का एक दोस्त था, जो वो पिता था, यानी कि वो पिता और उसका जो दोस्त था वो दोनों साथ साथ पले बड़े हुए, साथ साथ बड़े होते हैं। लेकिन जो वो पिता का दोस्त था वो दूसरे गांव से आया था। उसी पिता ने उस गांव में उसे शरण दिलवाई, वहीं पर उसका घर बनवाया, और वहीं पर कुछ पैसों से उसने जमीन खरीद ली थी। लेकिन वो उसके टक्कर पर नहीं था, लेकिन वो अपने आप को उससे बड़ा मानता था, और वो उसकी इस कामयाबी से चिढ़ा करता था। जिस दोस्त को अपने गांव में बसाया, जगह दिलवाई, लोगों से मिलवाया, उसी दोस्त ने उसकी बेटी के साथ ऐसा गलत किया है। वो पिता को 1 मिनट नहीं लगा समझने में। वो बच्ची नहीं जानती थी वो कौन है, और उसके बाद जब वो बेटी इस दुनिया में नहीं रहती है तो उस बेटी के बारे में भी ये गलत सलत अफवाहें वो दोस्त ही उड़ाता है। और ये बात पूरे गांव में फैलने के बाद उस पिता को भी पता चलती है, जिस वजह से उन दोनों में बहुत झगड़ा होता है।
उस झगड़े की वजह से उनके खिलाफ एक कंप्लेंट दर्ज और थी। अब उस बच्ची की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज थी और उस व्यक्ति के प्रति झगड़े का जो एक मुकदमा दर्ज था, वो दोनों मुकदमे दर्ज थे। और जब वो बेटी इस बात को कहती है कि हमारी सालों पुरानी दोस्ती खत्म हो जाएगी, तो वो पिता समझ जाता है। उस समय तक वो दोस्त भी काफी बूढ़ा हो चुका था। जो मामले थे वो पहले ही रफा दफा हो चुके थे, भले ही कंप्लेंट दर्ज कराई थी, लेकिन अब कांपते से होठों से, कांपते से पैरों से वो जाता है और वो कहता है कि तू मेरा दोस्त था, मैंने तुझ पर अपने से ज्यादा विश्वास किया। क्या तुम मुझे बता सकते हो, क्या सच में ही मेरी बेटी इस दुनिया से भागी थी, किसी के साथ भागी थी, या फिर इस दुनिया से चली गई? उस दोस्त से वो कहलाना चाहता था। अब वो दोस्त टूट चुका था। वो दोस्त कहता है कि दोस्त, मुझे माफ कर देना, मैं अब उस उम्र के उस पड़ाव में हूँ कि मुझे अब पता नहीं कल मेरा इस धरती पर लास्ट दिन हो या नहीं हो। इसीलिए मैं तुम्हें जो मेरे दिल पर बहुत बड़ा बोझ रखा हुआ था, वो बता देना चाहता हूँ। मैंने 4 बाहर से गुंडे बुलवाए और मैंने ही तुम्हारी बेटी को मारा था। तुम्हारी बेटी के गहने छीने थे, लेकिन मैंने तुम्हारी बेटी के साथ कुछ गलत नहीं किया। वो जो गुंडे आए थे, उन्होंने उल्टा मेरी गर्दन पर तलवार रख दी थी और उन्होंने तुम्हारी बेटी के साथ गलत किया और उसके बाद फिर वहीं पर दफना दिया, क्योंकि मेरा सिर्फ इरादा था उससे सिर्फ गहने लूटने का, लेकिन उन्होंने इतना गलत किया, मैं उनको नहीं रोक पाता हूँ। और फिर मजबूरन उस आपकी बेटी को मुझे जीवित वहीं पर दफनाना पड़ता है। और वो राज आज तक राज था, इसकी वजह से मैं बहुत भुगत चुका हूँ। मैंने आज तक बहुत दुख देखे हैं, मेरा एक भी बेटा जीवित नहीं रहा। आज मैं अकेला बचा हूँ, घर में सिर्फ महिलाएं हैं, घर में एक भी पुरुष नहीं है, मैं ही सिर्फ पुरुष हूँ। क्या करूँ मैं ऐसी जिंदगी का, जब मेरी अर्थी को कांधा देने वाला ही नहीं है? शायद ये मेरे बुरे कर्मों का फल है जो मुझे भुगतना पड़ रहा है। लेकिन आज भी अगर मैंने तुम्हारे साथ इस बात को नहीं बात बताया, तो फिर मुझे और भी इससे बुरा मिल सकता है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, तुम चाहो तो तुम पुलिस को बुलाकर मुझे पकड़वा सकते हो, मुझे हथकड़ी लगवा सकते हो, क्योंकि मेरा तो वैसे भी कोई नहीं है। वो दोस्त उसकी बात को समझता है और कहता है तुमने बहुत गलत किया था। बेटी वापस आ चुकी है और अब मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं। मेरी बेटी के साथ जो हुआ उसने मुझे बताया और अब ये बात पूरे गांव में फैल जाती है। जैसे ही ये बात पूरे गांव में फैलती है, अब जो लोग कभी उस लड़की की बुराई करा करते थे, अब वो कहने लगते हैं वो बहुत मजबूर थी, उसके साथ बहुत गलत हुआ। यहाँ पर उस लड़की को न्याय मिलता है और वो लड़की दूसरा जन्म लेकर जो आती है, उसे हर बात याद थी। फिर वहां से उसका कंकाल निकलवाया जाता है। वाकई में वहां पर उसका कंकाल मिलता है और उसका वहीं पर अंतिम संस्कार कर वहां पर समाधि बना दी जाती है। और अब वो बच्ची खुश रहने लगती है। अब उस बच्ची को जमीन के खड्डे से डर नहीं लगता। पहले तो कोई छोटा सा गड्ढा भी वो देखती, उसे भी देखकर डर जाया करती। गांव में सड़कों पर भी गड्ढे हो जाया करते हैं, कोई लट्ठा गाड़ना हो या फिर कोई भी चीज हो, तो उन्हें देखकर भी वो बहुत डर जाया करती थी। लेकिन अब उसका ये डर निकल गया और जब तक उसका पिता इस दुनिया में रहता है, तब तक वो अपने पिता से मिलती जुलती रहती है। उसके बाद वो अपने इसी परिवार में रहती है, क्योंकि उसके भैया भाभी भरा पूरा परिवार था। जमीन जायदाद तो जो थी वो उन सभी में बढ़ जाती है। कुछ लोग तो ये भी कहने लगते हैं कि ऐसा ना हो कभी इसे कुछ दौलत चाहिए, इसीलिए ये यहाँ पर आती है। जब ये बात उसके कानों में पड़ती है और वो 13 से 14 साल की होती है, तो वो उनके घर आना जाना छोड़ देती है, क्योंकि उसके पिता भी इस दुनिया में नहीं रहते और अब वो अपने इस जन्म के माता पिता के साथ रहकर बहुत अच्छी सी पढ़ाई करके उसकी शादी करा दी जाती है। वो शादी करके अब अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश रह रही है। उन्होंने ही ये कहानी हमें लिख कर भेजी। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि कहते हैं भगवान के घर देर है अंधेर नहीं, लेकिन इस कहानी ने ये सब कुछ साबित कर दिया, वाकई में ऐसा होता है। आपको जो भी लगा है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, लोगों के साथ शेयर करिएगा, क्योंकि आपका शेयर हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। बहुत जल्द ऐसी ही किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ आती हूँ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें, ऐसे ही अपना सपोर्ट दिखाते रहें, प्यारे प्यारे कमेंट लिखते रहें। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।